राहुल घर में दाखिल हुआ तो पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसे मालूम था कि उसके मम्मी पापा मंगनी की रस्म में गए हुए थे। पापा के दोस्त के बेटे की मंगनी का फंक्शन था। उसे भी साथ चलने को कहा गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वैसे भी वो इस तरह की पार्टी से अक्सर दूर ही रहता था। अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर मुड़ा, उसे अक्षय के कुमार से आने वाली अजीब और घबराई हुई आवाज़ों ने रोक लिया। उसे ये मालूम नहीं था कि अक्षय इस वक्त घर में है। उसके जानने में वो तो घर वालों के साथ मंगनी की रस्म में गया हुआ था। उसकी इतनी जल्दी वापसी ने राहुल को हैरत में डाल दिया था। शायद मेरा वहम है, ये सोचकर उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो वापस अपने कमरे की ओर जाता, एक बार फिर अक्षय के कमरे से आती किसी लड़की की घुटी घुटी चीख ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वो हैरत से मुड़कर उस ओर देखने लगा। एक पल के लिए उसके मन में शक ने सिर उठाया, लेकिन उसने अपने शक को बेवजह मानकर दबाने की कोशिश की। परंतु अंदर से आती लगातार घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ें उसके शक को और भी गहरा कर रही थीं। न चाहते हुए भी उसने अक्षय के कमरे की ओर कदम बढ़ाए थे। अक्षय की हरकतों से घर वाले अनजान थे, लेकिन राहुल उसकी हरकतों को अच्छी तरह जानता था कि वो कैसा है। अक्षय उससे सिर्फ 2 साल छोटा था, लेकिन दोनों की सोच और मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अक्षय अपनी ओछी हरकतों से रोज नई लड़कियों को फंसाकर उनका फायदा उठाने वाला इंसान था, तो वहीं राहुल एक संजीदा, इज्जतदार और औरतों की इज्जत करने वाला मर्द था, जिसने आज तक किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था। और यही वजह थी कि उसे अक्षय की हरकतें कभी पसंद नहीं थीं। अक्षय के कमरे के करीब पहुंचकर राहुल ने कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश की। वैसे तो ये एक गैर शिष्ट काम था, लेकिन राहुल अच्छी तरह जानता था। लेकिन वक्त का यही तकाजा था। जब उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो अंदर से उसे सच में एक लड़की के सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं और उसका दिल धक से हुआ था। यानी अंदर से आती आवाज़ें उसका वहम या शक नहीं था, बल्कि हकीकत थीं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। किसी की घुटी घुटी सी आवाज़ें फिर गूंजी और राहुल ने फौरन अक्षय के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो अक्षय, अंदर कौन है? उसकी आवाज़ और दस्तक सुनते ही कमरे के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया। अक्षय के लिए राहुल की इस वक्त मौजूदगी बिल्कुल भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वो जानता था इस वक्त कोई भी घर पर नहीं आएगा। उनके पोर्शन में इस समय पूरी तरह खामोशी होती थी, खासकर जब जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते। बड़ी बहनें शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में व्यस्त थीं। राहुल का भी उसे आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त घर पर आ सकता है, और अब राहुल ने आकर उसके पूरे खेल को बिगाड़ दिया था। भाई, कमरे में कोई नहीं है, मैं आराम कर रहा हूँ, अक्षय ने अंदर से आवाज़ दी। उसी पर लड़की ने उसके भारी शरीर को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। छोड़ो मुझे, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, ये मेरी इज्जत। लड़की की रोती हुई आवाज़ राहुल ने बिल्कुल साफ सुनी थी। इस आवाज़ ने राहुल को गुस्से से भर दिया। वो कैसे झूठ बोल सकता था जब कमरे से आवाज़ें आ रही थीं और वो कह रहा था कि कमरे में कोई नहीं है। अक्षय ने तेजी से लड़की का मुंह दबा दिया। मुंह भी देख रहा हूँ भाई, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। और ये सुनते ही राहुल का गुस्सा चरम पर पहुँच गया। वो वैसे भी तेज मिजाज था, लेकिन अब तक वो नरमी से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अब अक्षय की हरकतें किसी नरमी के काबिल नहीं थीं। उसने जोरदार लात मारते हुए दरवाजे पर धमाका किया। 1 मिनट में दरवाज़ा खोलो अक्षय, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। ये कहते ही उसने बिना बिना रुके दरवाजे पर बार बार धक्के मारने शुरू कर दिए और मजबूरन अक्षय को दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसे मालूम था अगर वो नहीं खोलेगा तो राहुल सच में दरवाज़ा तोड़ देगा। राहुल कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर एकदम से दंग रह गया। एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में अजीब हालत में कोने में सहमी हुई खड़ी थी। किसी को अपनी मदद के लिए कमरे में आता देखकर उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी राहत आई थी और वो भागकर राहुल के करीब आई। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ये शख्स मेरी इज्जत। बुरी तरह रोते हुए वो लड़की राहुल से मदद की गुहार लगाने लगी, जब अक्षय ने उसे कहर भरी निगाहों से घूरा। आप जाइए यहाँ से, उसने कहा, और वो लड़की अपना हुलिया ठीक करती दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी कैद से उसे रिहाई मिल चुकी हो। और राहुल पलट कर अक्षय को देखने लगा। उसके चेहरे पर सिर्फ हल्की सी शर्मिंदगी थी, जबकि पछतावा बिल्कुल नहीं था।
तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? हमारी भी 2 बहनें हैं। इसी ख्याल के साथ तुम्हें किसी की बहन बेटी पर हाथ नहीं डालना चाहिए। वो उसे अपने अंदर का गुस्सा दबाते हुए समझा रहा था। और ये सुनते ही अक्षय गुस्से से भड़क उठा। बस करिए भाई, कब तक अपना ये भाषण झाड़ते रहेंगे? मैं आप सबको अच्छी तरह जानता हूँ। आपके अंदर भी ये गुण जरूर होंगे। ये अलग बात है कि मैं सबकी नज़रों में आ गया हूँ और आप अभी तक किसी की नज़र में नहीं आए हैं। और ये पहली बार था जब वो एक लड़की के लिए उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसके लहजे ने राहुल को हैरानी में नहीं डाला था, क्योंकि वो जानता था सामने खड़ा इंसान अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यही वजह थी कि अपनी हरकतों से बाज आने की बजाय वो अपने ही भाई पर दहाड़ रहा था। मुझे मजबूर मत करो अक्षय कि मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पापा से बात करनी पड़े। उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी थी, जबकि सामने वाले ने एक नज़र उस पर डालकर चेहरा फेर लिया। कब तक मुझ पर हावी रहोगे? जरा सी तो जिंदगी है, उसमें भी बंदिशें लगा रखी हैं। अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। कितनी मुश्किलों से वो लड़की को बहला फुसलाकर अपने बिस्तर तक लाया था, सिर्फ इसी सोच के साथ कि आज वो अपनी खर्च की गई रकम को सूद समेत वसूल करेगा। सबसे बड़ी गलती उन लड़कियों की होती है जो किसी के झांसे में आकर उनके घर चली आती हैं, या फिर उन पर इतना भरोसा कर लेती हैं कि दूसरी बड़ी गलती उस इंसान की होती है जो किसी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है, वो भी बेधड़क होकर। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें इन हरकतों से रोकूंगा अक्षय, और अगर आगे से तुमने इस तरीके की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार राहुल को गुस्सा आया था। मैं मायरा से मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए ही मैं इसे यहाँ तक लेकर आया था। जरूरी था क्या कि आप किसी हीरो की तरह एंट्री मारकर उसे मुझसे बदगुमान कर देते? अक्षय ने तुरंत अपना बचाव किया था और राहुल उसकी कम अकली पर सिर्फ अफसोस से उसका चेहरा देखता रहा। उसे यह भी मालूम नहीं था कि मोहब्बत और हवस में फ़र्क क्या होता है। आपने उस लड़की को मुझसे दूर कर दिया ना, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब मैं ईशा को आपसे बदगुमान करके आपकी पहुँच से दूर कर दूंगा। आपको आपकी मोहब्बत से मिलने नहीं दूंगा। और राहुल के चेहरे का रंग एक पल में ही लाल हो गया। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ईशा का नाम भी अपनी गंदी जबान से लिया, भाभी है वो तुम्हारी। उसका बस नहीं चला कि वो सामने खड़े अक्षय की जबान काट दे। अभी जिसे आपने मेरे कमरे से बाहर निकाला है ना, वो भी होने वाली भाभी ही थी आपकी। लेकिन नहीं, पसंद और मोहब्बत का हक सिर्फ आपको है, दूसरों को नहीं। तो बस अब आप देखिए कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। जहर भरी निगाहों से उसे घूरते हुए वो चेतावनी देकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसके बिखरे हुए कमरे के बाद वो पलटकर उसकी पीठ को देखता रहा। उसे ईशा पर पूरा यकीन था। ईशा एक धीमे मिजाज की जिम्मेदार लड़की थी जिसने उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बो दिया था। और राहुल ऐसा लड़का नहीं था कि वो एक पल में ही अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाए। सिर्फ उसका लहजा और उसकी कहर भरी नज़रें देखकर उसे एहसास हुआ था कि क्या हो अगर वो ईशा को सच में उससे बदगुमान कर दे और अपने करीब ले आए, उसकी मोहब्बत उससे छीन ले। फिर क्या करेगा वो? क्या वो ईशा के बिना जिंदा रह सकेगा? उसका दिल एक पल में सिमट गया था। घुटन का एहसास होने लगा। ईशा के बिना जीने का ख्याल ही उसके लिए मौत के बराबर था। उसने गहरा सांस लेते हुए खुद को समझाया था, लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जबकि ईशा पर भी उसे पूरा यकीन था कि वो राहुल के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। जबकि ये सब कुछ तो वक्त ही बताता, जिसने उसके साथ ऐसी चाल चलने का इरादा कर लिया था कि उसके बहमो गुमान में भी नहीं था। कभी कभी हमें जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, मान होता है, वही हमारा विश्वास और हमारा मान तोड़ देता है। यही कुछ राहुल के साथ भी होने वाला था। और उसकी ज़िंदगी में कांटे बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई अक्षय था। राहुल और ईशा की मोहब्बत से कौन परिचित नहीं था। वो कोई दिलफेंक किस्म का मर्द नहीं था, बल्कि एक संजीदा मिजाज का भरपूर मर्द था जो अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ किसी के भी दिल पर राज कर सकता था। लेकिन जब उसने दिल देने का फैसला किया, ईशा के सीने में उसके दिल के साथ जोड़ दिया। उसके अलावा इस नाजुक दिल को कोई और संभाल भी नहीं सकता था। और ईशा भी हमेशा से ही राहुल की मोहब्बत का दम भरती थी। उम्र में वो अक्षय की हम उम्र थी, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल के सारे जज्बात एहसास राहुल के नाम से धड़कते थे। दोनों की पसंदगी से बड़े लोग भी परिचित थे और उनकी शादी का इरादा रखते थे।
दोनों की फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जानती थी और इसीलिए दोनों की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी। और इसीलिए अक्षय की बात को संजीदगी से न लेते हुए उसने उसकी दी हुई धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी वजह से एक लड़की की इज्जत बच गई थी, जबकि अभी भी उसे अक्षय की हरकतों पर अफसोस हो रहा था। वो चाहता था कि वो सुधर जाए और लड़कियों की इज्जत से खेलना बंद कर दे, जबकि वो ये भी जानता था कि वो कभी भी इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक आग लगाने वाला था, ऐसा जहर घोलने वाला था कि जिसकी कड़वाहट राहुल पूरी ज़िंदगी याद करता। राहुल ने आर्मी में अप्लाई कर रखा था और उस शाम मिलने वाली कॉल ने उसे इतना खुश कर दिया कि वो सारी कड़वाहट को भूलकर एक बार फिर से जी उठा। किसी भी बात को तूल देकर वो दिल में नफरत नहीं पालता था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। रंजना जी और नितेश साहब को ये खुशखबरी देने के बाद वो अक्षय के कमरे की ओर बढ़ा था, लेकिन अक्षय कमरे में मौजूद नहीं था। अपने माँ बाप के साथ अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करना उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन सपना था और उस सपने को पूरा करना उसके लिए एक फ़र्ज। ईशा से कॉल पर बात होती रहती थी, लेकिन वो वहाँ जाकर भी उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। और उसी दौरान उसने अपने माँ बाप के कानों में ये बात भी कह दी कि वो ट्रेनिंग पर जाने से पहले ईशा से मंगनी करना चाहता है। तरुण जी की फैमिली ने हमेशा से ही उनका भरपूर स्वागत किया था। वैसे तो उनके घर आमने सामने ही थे, लेकिन हमेशा से ही उसके पापा और तरुण जी के बीच मोहब्बत और अपनापन हद से ज़्यादा था। और यही वजह थी कि दोनों तरफ से इज्जत और मोहब्बत के मामले में कभी कोई कमी नहीं आई थी। खुशनुमा माहौल में रात का डिनर हुआ था। अक्षय का अच्छा मूड देखकर वो भी पुरानी बात को भूल गया था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने भाई के बारे में दिल में कोई गलतफहमी पाले। डिनर के बाद वो सबकी नज़र बचाकर किचन की तरफ उठकर चला गया। वो अच्छी तरह जानता था ईशा इस वक्त किचन में ही होगी और दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। वो आसपास से बेखबर बर्तन धोने में बिजी थी। उसका यही जिम्मेदाराना नेचर और नरम अंदाज राहुल को उसके और भी करीब कर देता था। घर में चाहे जितनी भी नौकरानियां हों, लेकिन वो अपना काम खुद ही किया करती थी। उसे अच्छा लगता था कि घर की जिम्मेदारियों को खुद उठाए। नरमी से उसके पीछे जाते हुए वो उसके करीब खड़ा हो गया। उसकी बेपनाह सफ़ेद गर्दन पर नज़र पड़ते ही वो नरम निगाहों से उसे देखने लगा। शिद्दत से राहुल का दिल चाहा कि उसकी नरम सफ़ेद गर्दन को अपने लबों से छू ले, लेकिन उसने खुद को रोका। वो उसके साथ पहले एक रिश्ता जोड़ना चाहता था, उसके बाद ही पूरे हक से उसे छूना चाहता था। बालों की लटें नरमी से उसके चेहरे को छू रही थीं, जिन्हें वो बार बार हाथ से पीछे कर रही थी। और फिर अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास करते ही ईशा एकदम अचानक पलटी और सीधा उसके सीने से जा लगी, जबकि सामने वाले ने एक कदम और आगे बढ़कर उसे खुद से बेहद करीब कर लिया था। नरम नाजुक एहसास अपनी बाहों में महसूस होते ही राहुल का दिल एक नए अंदाज में धड़क उठा। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि ईशा उसकी बाहों से दूर जाए। वो मदहोश नज़रों से ईशा को देख रहा था और ईशा धड़कते दिल के साथ शर्मीली निगाहें ऊपर उठाए राहुल को देख रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से घुल मिल रही थीं और वो उसके इतना करीब था कि ईशा को बेख्तियार ही उसे खुद से दूर करना पड़ा। चेहरे पर हया के रंग बिखरे और उसके गाल शर्म से लाल हो उठे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं राहुल? उसकी आंखों में मदहोशी की चिंगारी देखकर उसने नरमी से नजरें झुका लीं, जबकि इस वक्त वो उसकी शरारती निगाहों का सामना नहीं कर सकती थी। अपनी जान को देखने आया हूँ, और कुछ नहीं, उसने कह दिया और ईशा ने नरमी से पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा। आज तक उन दोनों के बीच कभी भी मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी आंखों से छलकते जज्बात उन्हें किसी भी तरह के इजहार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होने देते थे और दोनों दिल से चाहते थे कि वो एक दूसरे के करीब रहें। तरुण अंकल से मंगनी की बात करने आया हूँ। आर्मी से मुझे कॉल आ चुकी है, इसलिए इरादा है कि ईशा शर्मा को ईशा राहुल मेहरा बनाकर ही जाऊँ। उसने बड़े ही प्यार से कह दिया और ईशा के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। जहाँ उसके जाने की बात सुनकर उसे अफसोस हुआ था, वहीं इस खबर ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उसे और क्या चाहिए था? राहुल उसका दीवाना था और उसकी बेपनाह मोहब्बतें उसे मिलने जा रही थीं। आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगी राहुल? उसने पहली बार अपना डर राहुल के सामने जाहिर कर दिया और राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ उसके माथे पर टिका दिए। जब मेरी हो जाओगी तो उसके बाद तुम्हें मेरा ही रहना है। फ़ोन पर बात किया करूँगा ना मैं अपनी जान से। मैं कौन सा तुम्हारे बिना खुश रहूँगा, लेकिन मजबूरी है,
बट आई प्रॉमिस, ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद मैं पापा से कहकर शादी करवा लूँगा और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। और ईशा ने भी धीमे से अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया था। उस रात बाकी बड़ों के बीच ये फैसला तय पाया गया कि 23 तारीख की शाम इन दोनों की सादगी से मंगनी कर दी जाए, क्योंकि फिर उसके बाद दिवाली भी आ जानी थी और राहुल को ट्रेनिंग पर भी जाना था। घर वालों को दोहरी खुशी नसीब हो चुकी थी, लेकिन अक्षय अजीब से चेहरे के साथ इन दोनों को घूरता रहा, जबकि दोनों को ही समझ नहीं आया कि उसकी काली नज़रों में इनकी खुशियां निगलने की कितनी बेचैनी छुपी थी। वो शाम भी बेहद खूबसूरत थी, जिस शाम ईशा को राहुल मेहरा की दुल्हन बनाकर सजाया गया और वाइट रंग के शरारे में वो इतनी हसीन लग रही थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। पार्लर से तैयार होकर जब वो घर आई, उसकी माँ सरला जी ने उसकी नज़र उतार दी। कॉम्बाइंड फंक्शन राहुल के घर पर ही रखा गया था, क्योंकि वैसे भी दोनों घरों में सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी थी। उसे राहुल के सामने लाकर बैठाया गया तो वो कितनी ही देर तक बेयकीनी से उसे देखता रहा। कुछ देर पहले ही उन दोनों की मंगनी हुई थी और दोनों की खुशी उनकी आंखों से जाहिर हो रही थी। मोहब्बत ऐसी ही होती है, जब मोहब्बत मिल जाती है तो अपनी खुशकिस्मती पर रश गाता है, और उस वक्त राहुल को भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं, ईशा भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। जब राहुल ने नरमी से उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, तभी अक्षय उनकी ओर बढ़ा और झुकते हुए गिफ्ट बॉक्स ईशा के हाथ पर रख दिया। मंगनी मुबारक हो भाभी जान। उसने राहुल की तरफ देखते हुए जान पर खास जोर दिया तो राहुल उसका चेहरा देखता रह गया। अजीब सी शैतानियत फैली थी उसकी इस हरकत में, और जब तक वो पलटा नहीं राहुल उसे ही देखता रहा और ईशा राहुल को। अक्षय का गिफ्ट उसे खासा पसंद आया था, इसलिए उसने उसे अपने करीब ही रख लिया। अक्षय और उसके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उतनी ही जितनी कि बाकी हम उम्र दोस्तों में होती है, लेकिन वो दोनों ज़्यादा फ्री नहीं थे। राहुल का दिल चाहा कि ईशा को अक्षय के साथ ज़्यादा फ्रैंक होने से मना कर दे, लेकिन वो अभी से इस नए रिश्ते की शुरुआत गंदी सोच के साथ नहीं करना चाहता था और इसीलिए चुप रह गया। और उस वक्त समय का भी यही तकाजा था कि वो खामोश रहता। वो अपने कमरे में खड़ी सारी ज्वेलरी उतारते हुए खुद को आईने में देख रही थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ उसकी सजावट इस कदर प्यारी थी कि राहुल की नज़रें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी खिड़की से राहुल कूदकर अंदर दाखिल हुआ और वो हैरानी से पलट कर उसे देखती रही। जब वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब आ गया। ये क्या हरकत है राहुल, ये क्या हरकत है राहुल, आप दरवाजे से भी आ सकते थे। और राहुल ने आगे बढ़कर उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। दरवाजे से आ सकता था, लेकिन अंकल जी लॉन्च में ही बैठे हैं। तो उसकी आंखों में अभी अभी हल्का हल्का डर झलक रहा था। तुम्हारे पास आने का पूरा सर्टिफिकेट हासिल कर चुका हूँ, अब जिस तरह से भी आऊँ तुम मेरी हो। ईशा राहुल मेहरा। वो उसके इतने करीब था कि उसकी सांसों की महक उसे अपने वजूद में घुलती हुई महसूस हो रही थी। सामने खड़ा शख्स उससे मोहब्बत निछावर करती नज़रों से देख रहा था। खुश हो? उसने खुमार भरे लहजे में पूछा तो ईशा ने सर हाँ में हिला दिया। और वो कैसे खुश ना होती, सामने खड़ा शख्स उसके लिए पूरी दुनिया था। आपको पाकर सब कुछ पा लिया मैंने, वो इतनी धीरे से कह रही थी कि राहुल को सिर्फ उसके लब हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। नरम गुलाब की पंखुड़ी जैसे नाजुक होंठ राहुल का ध्यान अपनी ओर खींच गए थे, और तभी आगे बढ़ते हुए उसने हल्के से उसके लबों को छू लिया। और जब दोनों के लब एक दूसरे से टकराए तो एक आग सी भड़क उठी थी। राहुल ने ईशा को खुद के और भी करीब करते हुए पूरी शिद्दत से उन होठों का रसपान किया था। ईशा को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी और वो पल भर में ही लाल हो गई। उसकी बिखरी सांसें संभलने का नाम नहीं ले रही थीं और दिल था कि सीने में ऊधम मचाया था। जब राहुल उसकी हालत से मजा लेते हुए मुस्कुराकर उसके गुलाबी नरम गाल पर हल्के से बाइट करता हुआ पलट गया। दो दिल अपनी खुशनसीबी पर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे और दो आंखें एक दूसरे का साथ पाकर एक हसीन सपनों के सफ़र के लिए तैयार खड़ी थीं। अगले ही दिन वो ट्रेनिंग के लिए चला गया और इस बार उसे कम से कम 6 महीने के बाद आना था। जाने से पहले उसने सब घर वालों की रजामंदी से ईशा के साथ एक मुलाकात की थी। ईशा की आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं और राहुल ने उसे खुद के करीब करते हुए अपने सीने से लगा लिया था। आंसू बड़ी बड़ी आंखों से बहने लगे। कितनी ही देर तक वो उसे अपने साथ लगाए उसे तसल्ली देता रहा। ईशा, अगर ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे सपने को पूरा करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगा। और ईशा ने झट अपने आंसू पोंछ लिए थे। नहीं राहुल, तुम जाओ, अपना सपना पूरा करो। उसने खुद को बहादुर साबित किया था और राहुल धीरे से मुस्कुरा दिया था।
ईशा को उसने पहले ही समझा दिया था कि वो कॉल पर कम से कम बात किया करेगा जब भी उसे टाइम मिलेगा, और ज़रूर करेगा, लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जाते जाते उसने सिर्फ एक वादा लिया था ईशा से, और वो ये कि वो सच्चे दिल से उसका इंतज़ार करेगी। उसके जाने के बाद किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। और ईशा ऐसा कैसे कर सकती थी? वो तो राहुल के अलावा किसी का ख्वाब देखना भी खुद पर हराम समझती थी। लेकिन अब वक्त बताने वाला था कि वक्त उन्हें एक दूसरे के खिलाफ धकेलते हुए कौन सी नई राहें दिखाने वाला था। उसके जाने के बाद जैसे पूरा घर उदास हो गया। उसके लिए उसकी मौजूदगी ही रौनक का कारण बनती थी। माँ से इजाज़त लेकर वो रंजना आंटी के घर आ गई थी। पहले भी जब उसका दिल करता था रंजना आंटी के घर आ जाया करती थी, लेकिन तब राहुल उसका इंतज़ार करता होता। आज उसे मालूम था कि उस घर में राहुल उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बेपनाह यादें यहीं थीं। जब से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, ये पहली बार था कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, वो भी 6 महीने के लिए। कुछ देर राहुल के कमरे में रुकने के बाद वो बाहर आकर लॉन में झूले पर बैठ गई। इस झूले पर बैठकर वो अक्सर राहुल से जी भरकर बातें किया करती थी, लेकिन आज अकेली उदास बैठी सिर्फ आसमान को देख रही थी। शाम का सियासा अंधेरा चारों ओर फैलकर माहौल को और भी सोगवार बनाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे अपनी पीठ पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने पलटकर अक्षय की तरफ देखा, जो उसकी पीठ के पीछे खड़ा उसे नरम नज़रों से घूर रहा था। हसीन चेहरों पर उदासी कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती, उसने कहा, और ईशा बेदिली से मुस्कुरा दी। वो पहले भी नटखट बातें करने की वजह से ईशा को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था, लेकिन आज उसका अंदाज अजीब सा था। ईशा को उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुईं, इसलिए और कोई भी बात किए बिना वो पलट गई। लेकिन दूसरी तरफ से चलते हुए वो एक बार फिर उसके सामने आ गया। अगर भाई की जगह मैं होता तो कभी भी इतनी खूबसूरत मंगेतर को छोड़कर नहीं जाता। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई है और मैं भी एक हसीन बीवी की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। राहुल के साथ साथ अगर मेरा भी काम निपट जाता तो कितना अच्छा होता। एक ही पल में उसने बात को दूसरा रंग दे दिया और ईशा नरमी से मुस्कुरा दी। वैसे दुल्हन के रूप में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी आप, हमेशा की तरह। उसने एक बार फिर गहरी और बेबाक नज़रों से उसके हुस्न का जायजा लेते हुए अपनी तरफ से उसकी तारीफ की और वो खामोशी से उठकर घर चली आई। दिल की धड़कन आज अजीब अंदाज में बेचैन कर रही थी। उसके इर्द गिर्द जैसे एक बेचैनी फैल गई थी। अक्षय आज जिस लहजे में उससे बात कर रहा था वो उसे काफ़ी अजीब सा लगा था। आज पहली बार उसे अक्षय का तारीफ करना पसंद नहीं आया था। भगवान ने औरत को एक ऐसी सेंसिटिव नेचर दी है कि वो मर्द की नज़र को फ़ौरन पहचान लेती है, और यही वजह थी कि उसे एक पल में ही अक्षय की बदलती हुई नज़रों का अंदाज़ा हो गया था। अक्षय के बदले व्यवहार को सोचते सोचते ईशा के सर में दर्द होने लगा और फिर उसने जैसे तैसे अक्षय के ख्याल से पीछा छुड़ाया था। हफ्ते में सिर्फ एक बार रविवार की शाम राहुल उससे बात किया करता था, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बातों में भी सिर्फ उसकी ड्यूटी की बातें ही शामिल होती थीं। आर्मी ज्वाइन करना उसका ऐसा ख्वाब था जिसे पूरा करके वो खुद को पूरा समझता था, और अब तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से वफादारी निभाना चाहता था। जबकि ईशा उसके शौक़ के आगे दीवार नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी वो अपने हर ख्वाब को पूरा करके लौटे, और जो ख्वाब उसने देखे हैं वो ज़रूर पूरे हो जाएं। दिन इसी तरह गुजरते गए जब तक कि दिवाली नहीं आ गई। एक दिन पहले ही अजीब सी उदासी उसके तन बदन में फैल गई। उसका दिल चाहा कि मोबाइल पर उसी वक्त कॉल करके सबसे पहले राहुल को हैप्पी दिवाली कहे, लेकिन वो जानती थी कि राहुल अभी उससे बात नहीं करेगा, उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगा। आज इतवार नहीं था। इतवार की शाम ही सिर्फ उन दोनों के बीच कुछ वक्त के लिए बात होती और उसके बाद पूरी तरह खामोशी। वो एक बार हर रिश्ते से आज़ाद होकर सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहता था, और ईशा को ये बात अंदर ही अंदर घायल करती जा रही थी। ये उसकी जुदाई के पहले दिन थे जब उसका दिल अभी संभलने में नहीं आ रहा था। रंजना जी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए मायके से दिवाली के गिफ्ट भेज दिए, और उसी तरह ईशा के लिए भी दिवाली के गिफ्ट तैयार करवा कर रखे थे। लेकिन ईशा को इन गिफ्ट की नहीं बल्कि राहुल की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स का इंतजार था। वो चाहती थी कि उसका मंगेतर पहली दिवाली उसके साथ मनाए। काफ़ी देर तक वो छत पर सोगवार सी बैठी रही। आंखों में न जाने क्यों नमी सी तैरने लगी जब एक बार फिर उसे अपने करीब ही अक्षय की आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी दिवाली भाभी जान। और वो पलटते हुए उसे देखने लगी। मंगनी के बाद ही उसकी अक्षय से दूसरी मुलाकात थी जब वो फिर से उसके करीब आया था।
यकीनन हर लड़की की तरह आपकी भी तमन्ना होगी कि आपको दिवाली की बधाई आपका होने वाला पति दे, लेकिन भगवान ये चाहता है कि सबसे पहले दिवाली की बधाई मैं आपको दूं, सो मैंने दे दी। उसे अक्षय की बात तो कुछ खास पसंद नहीं आई। इस वक्त उसका मूड भी सही नहीं था कि वो अक्षय से बहस करे, इसलिए नरमी से उसके करीब से गुजरते हुए अंदर जाने लगी। जब अक्षय ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। क्या हो गया, परेशान क्यों हैं? आपका और मेरा सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं, बल्कि हम दोस्त भी हैं, और बहुत अच्छे दोस्त। आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। वो शायद उसके लिए हमदर्दी का कारण बन रहा था, और अपने सामने किसी हमदर्द को पाकर ईशा की आंखों में भी नमी भरने लगी। कुछ नहीं, बस राहुल की याद आ रही थी। इस वक्त उसके दिल की बेचैनी चरम पर थी। जहां खुशियां मनाने को तैयार था, वहीं वो उस इंसान की राह देख रही थी जो हर दिवाली की रात सबसे पहले उसके लिए चूड़ियां लेकर आता था। वो चूड़ियों से भी महंगा तोहफा ला सकता था, लेकिन ईशा को चूड़ियां हद से ज़्यादा पसंद थीं, और वो हर दिवाली वही चूड़ियां पहनती जो राहुल लाता। ईशा की कांच जैसी आंखों में आंसू चमकने लगे, जिन्हें उसने अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर दिया। उसकी रोई रोई आंखों को देखा और फिर उसने जेब में हाथ डालते हुए लाल रंग की चूड़ियां निकाली और उसकी कलाइयों में सजा दी, जबकि ईशा शर्म से भरे चेहरे के साथ उसे देखती रही। एक बार फिर उसकी इस हरकत से वो घबरा गई थी। मैंने कहा था ना, हमारे बीच सबसे पहले दोस्ती का रिश्ता है और फिर बाकी रिश्ते। मैं तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं देख सकता। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ ख्वाब सजाने के लिए हैं, सिर्फ चमकने के लिए। इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। नीचे चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसे मजबूरी में उसके साथ नीचे जाना पड़ा। वो चाहती थी कि मना कर दे, उसकी लाई हुई चूड़ियां भी उतार कर उसे वापस कर दे, लेकिन अक्षय इतनी नरमी और प्यार से दे रहा था कि उसे लेना ही पड़ा। अक्षय उसे लिए सीधा अपने कमरे में आया था। ईशा काफ़ी झिझक रही थी। उससे हाथ छुड़ाते हुए कमरे की देहरी पर ही रुक गई। मैं बाद में आती हूँ, शायद मम्मी मुझे ढूंढ रही हैं। अरे ऐसे कैसे वापस जा सकती हूँ, अंदर तो आओ। और न चाहते हुए भी वो भारी कदमों से अंदर चली आई, और फिर अक्षय ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसमें ईशा के लिए बेहद खूबसूरत गिफ्ट था। उसके लिए लाया गया गिफ्ट इतना खूबसूरत था कि वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। ब्लैक कलर की शानदार साड़ी जो इतनी हसीन लग रही थी कि ईशा उसे दिल खोल कर देर तक निहारती रही। ये इतनी खूबसूरत साड़ी तुम लाए हो? जैसे ईशा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अक्षय की पसंद इतनी बेहतरीन भी हो सकती है। राहुल ने आज तक उसे कई गिफ्ट दिए थे, लेकिन ऐसा गिफ्ट कभी नहीं दिया था। वो तो वही चीज़ें लाकर देता जो ईशा मांगती, लेकिन उस वक्त सामने रखी उस खूबसूरत साड़ी को देखकर वो दंग रह गई। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये चूड़ियाँ, ये जूते, ये ड्रेस और ये गजरे भी, सब कुछ। और वो हैरानी से एक एक चीज़ को उठाकर देखती रही। सब कुछ उसे इतना पसंद आया कि भावनाओं से भरकर उसने गजरे की खुशबू को अपने दिल में उतारते हुए उन पर अपने होंठ रख दिए। गजरे की वो हमेशा से ही दीवानी रही थी। उसका मन करता था कि हर शाम राहुल उसके लिए गजरे लाए और वो उन्हें अपने बालों में सजाकर उनकी खुशबू को अपने भीतर महसूस करे। जो भी था, लेकिन अक्षय ने उसकी शाम को इतना खूबसूरत बना डाला कि उसे अंदाजा भी नहीं था। और इस सब के बाद एक आइसक्रीम तो बनती थी, इसीलिए वो जिद करते हुए उसे आइसक्रीम खिलाने भी ले गया। घर वाले भी इस बात से संतोष थे कि राहुल की गैर हाजिरी में उसने ईशा का ध्यान बटा दिया था। उन्हें और क्या चाहिए था, जबकि अक्षय अंदर ही अंदर अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। उस वक्त उसके सामने वो जितने भी रंग अपना सकता था अपना रहा था, और ईशा न चाहते हुए भी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। दिवाली का दिन भी उसने ऐसे ही बिताया। हालांकि उसने दिवाली के लिए राहुल की पसंद से अपना ड्रेस बनवाया था, लेकिन अक्षय ने जिद करके उसे वही साड़ी पहनने को कहा, और फिर उसने उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी बना डाली, जिनमें ईशा बेहद हसीन लग रही थी। अगली शाम राहुल की कॉल आई तो वो बेताबी से उससे बात करने चली गई। दिवाली की शुभकामनाएं देने के बाद राहुल ने बस यही पूछा, दिवाली के लिए जो मम्मी ने तुम्हारे लिए लिया था वो मिल गया? और जो ईशा ये सोच रही थी कि राहुल खुद उसके लिए कुछ प्लान करेगा, उसका सारा भरम टूट गया जब राहुल ने कह दिया कि जब वापस आऊँगा तो अच्छी खासी शॉपिंग करवा दूंगा। हल्की फुल्की नाराज़गी में उसने ये भी बताना गवारा नहीं किया कि अक्षय ने उसे काफ़ी कुछ दिला दिया था, और फिर अक्षय ने भी मना कर दिया था कि भाई एक शक्की मिजाज इंसान है, इसलिए उसके सामने इन बातों का जिक्र न करे। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका दिल बहलाना है, ताकि उसे भाई की कमी महसूस ना हो, और वो बस उसका चेहरा देखती रही। वो जितना मासूम लगता था अंदर से भी उतना ही मासूम था। यानी अपनी भाभी को शॉपिंग कराते हुए भी
उसे बस अपने भाई की बदगुमानी से डर लग रहा था। उसे अक्षय उस वक्त काफ़ी अच्छा इंसान लगा और उसकी इसी अच्छाई के तहत वो धीरे धीरे उसकी ओर खींचती चली जा रही थी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ राहुल की ही मोहब्बत थी। राहुल उसकी पहली मोहब्बत और उसका होने वाला पति था, लेकिन उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। पूरा हफ्ता वो उससे बात करने को तरसती रहती और राहुल कुछ देर के लिए बात करता और फिर वही उदासी छा जाती। बातों के दौरान भी उसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ होता। वो अपने काम के बारे में बताता, अपने दोस्तों के बारे में बताता, जबकि वो चाहती थी कि वो उससे पूछे कि उसके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, क्या वो उसे याद करती है, और उसे अपनी हालात के बारे में भी बताए। जबकि राहुल व्यवहारिक रूप से जाहिर करने वाला इंसान था। उसे अजीब सी झल्लाहट महसूस होती थी उन लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें करने के आदी होते हैं। उस रोज भी वो सीढ़ियों पर बैठकर काफ़ी देर से राहुल से बात करती रही और अक्षय अपनी बालकनी से उसके उदास चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में फैली हुई नमी से ही उसे अंदाजा हो रहा था कि राहुल की वो किस कदर दीवानी है। किचन में जाती हुई उसने धन्नो को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। धन्नो उसे कुछ देर बाद चाय बनाकर दे गई थी, जिसे लिए वो सीढ़ियों पर चला आया। शायद उन दोनों के बीच बातचीत खत्म हो चुकी थी और वो उदासी से सिर घुटनों पर टिकाए वहीं बैठी थी जब वो उसके करीब आकर बैठ गया। आपके लिए चाय, उसने कहा और ईशा ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय पीनी है? मुझे किसी ने बताया था कि जब खूबसूरत आंखों वाली लड़की की आंखों में उदासी छा जाए तो ये उदासी और थकान चाय ही दूर कर सकती है। न चाहते हुए भी वो एक बार फिर उन दोनों भाइयों का मुकाबला करने लगी। वो शख्स राहुल से किस कदर अलग था। यकीनन उसकी बीवी काफ़ी लकी साबित होने वाली थी। और उस रोज़ उसने कह भी दिया, अक्षय तुम्हारी बीवी बहुत लकी होगी जिसे तुम मिलोगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बीवी दुनिया की सबसे लकी गर्ल होगी जो मुझसे वक्त की तलबगार नहीं होगी, जिसे मैं वक्त भीख समझकर नहीं दूंगा। और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। भीख समझकर क्या मतलब? उसने दोस्त समझते हुए उससे अपनी बेचैनी का जिक्र किया, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि सामने बैठा शख्स भेड़ के रूप में उसके साथ गद्दारी करने पर तुला हुआ है। वो धीरे धीरे उसकी जड़ें काटते हुए उसकी रगों में वो जहर उंडेल रहा था जो उसे अपने मंगेतर से पूरी तरह बदगुमान कर देगा। और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां और बदगुमानी पैदा करने वाला इंसान कभी भी एक बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता। भीख समझकर वक्त कैसे दिया जाता है ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं जानता हूँ कि भाई का दिया गया वक्त सिर्फ एक भीख है। मैं मानता हूँ कि मर्दों के काम और कुछ ख्वाब हुआ करते हैं, लेकिन वो ख्वाब अगर पूरे हो भी जाएं तो किस काम के, जिन ख्वाबों के पीछे न जाने कितनी आंखों में कितने ख्वाब टूटे हों। और ईशा की बड़ी बड़ी आंखों में दर्द फैल गया। उसने अपनी पलकें उठाकर अक्षय की ओर देखा था। पता नहीं क्यों ईशा का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि अक्षय सही कह रहा था। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? इस बार उसकी आंखों की नमी फैलकर उसके गालों पर बह निकली। मोहब्बत के बारे में कुछ भी कहना बेमतलब है, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जो शख्स तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता वो तुमसे मोहब्बत करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खामोशी से कुछ देर उसे देखती रही और फिर पलट कर वापस चली गई और वो काफ़ी देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा। अक्षय ने उसके दिल में बदगुमानी का ऐसा बीज बो दिया था जो अब तक एक कड़वा पेड़ बनकर उसके भाई की जिंदगी से हमेशा के लिए ईशा को छीन लेता। कमरे में आने के बाद भी वो काफ़ी उदास रही। अक्षय की बातों पर न चाहते हुए भी उसे यकीन आ रहा था। 5 महीने गुजर चुके थे और इन 5 महीनों में वो शख्स उसे कभी भी पूरा वक्त नहीं दे पाया, कभी भी उससे बात करके उसकी उदासी दूर नहीं कर पाया। जबकि एक ये शख्स था जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। एक बार फिर वो इन दोनों का मुकाबला कर रही थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर सारा वक्त मेरा ही होगा और फिर गिन गिन कर बदले लूँगी उनसे। खुद को तसल्ली देते हुए उसने अपने दिमाग को बटाने की कोशिश की। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ राहुल के नाम पर धड़कता था और वो नहीं चाहती थी कि किसी दूसरे शख्स का नाम उसकी धड़कन पर लिखा जाए। कुछ दिनों के लिए उसने रंजना आंटी के घर जाना और अक्षय से मिलना बिल्कुल छोड़ दिया। उसे लगने लगा था जैसे अक्षय के करीब जाने पर वो राहुल से दूर होती जा रही है और वो राहुल से दूर होना नहीं चाहती थी। और अक्षय भी उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं आता था और ना ही उन दोनों का फ़ोन पर कोई संपर्क था। उस दिन काफ़ी दिनों के बाद वो उसके घर आया और सीधा उसके कमरे में ही चला आया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने अंदर झांक कर देखा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं जाना क्या?
और ईशा उसे देखती रही। कहाँ जाना है? उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तुम्हें नहीं पता कि भाई का पासिंग आउट है? उसकी बात सुनकर वो बस खामोश रह गई। उसे क्या बताती कि राहुल ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मम्मी और पापा जा रहे थे तो सोचा तुम भी तैयार होगी, आखिर भाई का इतना स्पेशल डे है। और ईशा के चेहरे पर फैली हुई बेचैनी से ही उसे अंदाजा हो गया कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। शायद भाई ने तुम्हें नहीं बताया, राइट? उसने जल्दी पर तेल का काम किया और ईशा ने हाँ में सर हिला दिया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम किसी को भी कुछ मत बताना। मम्मी और पापा चले जाएं तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसका दिल चाहा कि वो इनकार कर दे, लेकिन एक बार फिर अपने रिश्ते को अहमियत देते हुए उसने सोचा कि वो जाकर राहुल को सरप्राइज़ दे और देखे कि उसका रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर उसकी बातों में आकर वो ये भूल गई थी कि वो जिस शख्स के साथ जा रही थी उसके साथ जाना उसके रिश्ते और उसके पति पर क्या असर डाल सकता है। उसकी माँ ने इजाज़त देते हुए उसे मना भी किया था कि वो ना जाए, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर कायल कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ राहुल को सरप्राइज़ देना चाहती है। सॉफ्ट ब्लू कलर की खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट और ट्राउज़र में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि अक्षय कितनी ही देर तक उसका चेहरा देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक और मासूम लड़की थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मासूमियत भरी हुई थी। अगर उसे राहुल से कोई दुश्मनी न होती तो शायद वो इस लड़की के साथ कभी भी ऐसा न करता, कभी भी उसके जज्बातों को जख्मी न करता। लेकिन इस वक्त तो बात सिर्फ और सिर्फ बदले की थी, और वो जो कुछ कर रहा था सिर्फ एक बदले के लिए। रास्ते में उसने उसे अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें दिलवाईं और आखिरकार वो तय हुई जगह पर पहुंच गए। राहुल उसे अपने सामने देखकर एकदम हैरान और परेशान खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई हो ईशा? उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी ईशा सोच रही थी। उसने तो सोचा था कि वो उसे देखकर खुशी से झूम उठेगा और वो उस वक्त उससे शिकवा करेगी कि उसने पासिंग आउट के बारे में ईशा को क्यों नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ ईशा। तुम किसके साथ आई हो? अक्षय के साथ। उसी ने मुझे आपके पासिंग आउट के बारे में बताया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया राहुल? वो उसकी ओर देखते हुए शिकवा कर रही थी और उसकी सारी बातें अक्षय के नाम पर ही अटकी हुई थीं। सारी बातें बाद में होंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ पापा के साथ वापस जाओगी और आज के बाद मेरी इजाज़त के बिना किसी के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। उसने पलटते हुए अक्षय के चेहरे को देखा और अक्षय ने चेहरे पर एक अजीब सा भाव सजा लिया था। उसे अक्षय के लिए दुख हुआ था। वो उसकी भलाई के लिए उन दोनों की मुलाकात करवा रहा था। इतने ख़ास दिन पर उसे अपने साथ लेकर यहाँ तक आया था और उसका सगा भाई उस पर पाबंदियाँ लगाते हुए एक दकियानूसी मर्द का किरदार निभा रहा था। ईशा के दिल में बेचैनी सी फैल गई और पहली बार उसे अपनी पसंद पर अफसोस हुआ। आप ऐसे तो नहीं थे राहुल, मैंने आपके बारे में कुछ और सोचा था, लेकिन आप तो कुछ और निकले। तुम सिर्फ और सिर्फ पापा के साथ घर वापस जाओ, दैट्स इट। उसने ना ही उसकी तरफ से कोई शिकवा सुना और ना ही उसे कोई मौका दिया। उस दिन वो वापस लौट गई, लेकिन पूरा रास्ता वो घुट घुट कर रोती रही। उसे राहुल से ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो शख्स उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वो उसकी मोहब्बत थी, उसकी पत्नी, और उसे वहाँ लाने वाला उसका छोटा भाई था। वो शाम घर पहुँचने के बाद उसने अक्षय को कॉल करके माफ़ी मांग ली। मुझे राहुल की तरफ से इस सब की उम्मीद नहीं थी अक्षय, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुननी पड़ी। और अक्षय ने उसकी बात सुनकर एकदम चुप्पी साध ली। आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी। कुछ मोहब्बतें एक तरफा होती हैं और आप बस अपनी अपनी तरफ से एक तरफा मोहब्बत निभा रही हैं। बस कॉल कर चुकी थी और वो काफ़ी देर मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। एक तरफ अक्षय था, उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाला शख्स जो उसकी छोटी छोटी खुशियों को भी अहमियत देता था, और दूसरी तरफ उसका पति था, उसकी पहली मोहब्बत, जो उसके साथ एक दकियानूसी मर्द की तरह सलूक कर रहा था, जो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सामने कैद रखना चाहता था, एक खूबसूरत परिंदे की तरह जिसे सिर्फ सजावट के लिए शोपीस बनाकर रखा जाता है। राहुल भी शायद उन्हीं मर्दों में से था जो बीवियों को सिर्फ घरों तक सीमित कर देते हैं, जिनकी बीवियां सिर्फ उनके नाम पर बैठी रह जाती हैं। मुझे आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी राहुल। आपने मेरा मान तोड़ा है, मेरा गर्व तोड़ा है, और इसके बदले मैं आपको तोड़ दूंगी। मैं ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगी जिस रिश्ते की बुनियाद पर आप इतना अकड़ते हैं। ये फैसला उसके दिल का फैसला था, उसका जज्बाती फैसला। कभी कभी औरत सिर्फ जज्बात में आकर फैसला करती है, और उसने भी जज्बात में आकर ऐसा फैसला कर लिया था जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। मैं तुमसे अपनी राहें जुदा कर लूँगी और उस शख्स के साथ अपनी राहें जोड़ूंगी जिसकी खुशियों की शुरुआत सिर्फ मेरी खुशियों से होती है और जिसकी आंख मेरे दुख पर नम हो जाए।
नफरत से सोचते हुए उसने अटल फैसला कर लिया। आज के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले पर डटे रहना था बस। उस दिन पहली बार था जब वो रंजना आंटी के घर आई और आते ही उसने अक्षय के कमरे का रुख किया। सबसे पहले वो राहुल के कमरे में जाती थी। काफ़ी देर उसके कमरे में बिताकर वो घर वापस आती थी, लेकिन ये पहली बार था कि वो उसके कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए अक्षय के कमरे में चली गई थी। दस्तक देते हुए उसने अंदर झांका तो जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन ईशा को देखते ही कॉल काट दी। आइए आइए, अंदर आ जाइए। आज यहाँ कैसे आ गई? बस दिल चाहा कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए, उसने खुशगवार लहजे में कहा तो वो काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, यानी तीर निशाने पर लग गया था। वो पहली बार इतनी खुशदिली से उसके साथ बात कर रही थी तो वो कैसे पीछे हटता। क्यों नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुद चलकर हमारे पास आई हैं, और वो भी खुशगवार वक्त बिताने के लिए। उसने सर से पैर तक उसे देखा और फिर उसके करीब चला आया। उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बेड पर बिठा लिया, जबकि ईशा को एक बार फिर बेचैनी हुई। चाय पियोगे? तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसने बात को बदलना चाहा और अक्षय ने कंधे उचकाए। जैसी आपकी मर्जी, और वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। उस दिन पहली बार चाय पीते हुए उन्होंने एक दूसरे से सिर्फ अपने बारे में बातें की थीं। इन दोनों की बातों का केंद्र सिर्फ और सिर्फ उनकी ही जात थी। राहुल कहीं गुमसा हो गया था। उसकी मोहब्बत न जाने कितनी बदगुमानियों की नज़र हो गई। पहली बार वो बातचीत का केंद्र नहीं था। अक्षय कितनी ही देर तक ईशा के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, हालांकि ईशा भी उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अक्षय को नहीं टोका और अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर ईशा के चेहरे से एक शरारती लट को हटाकर उसकी आंखों में झांका, और ईशा ने कोई विरोध नहीं किया। ईशा के चेहरे से बालों को हटाते हुए उसने अपनी उंगलियों से जिस तरह ईशा के गालों को छुआ था, ईशा का दिल बुरी तरह से धड़क उठा, लेकिन उसने अब भी अक्षय से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी नज़रें झुका लीं। औरत जब किसी मर्द की ओर झुकाव करती है तो सबसे पहले विरोध छोड़ देती है, और ये उसकी तरफ से पहली निशानी होती है कि वो शख्स के बारे में सोचने लगी है, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पासिंग आउट के ठीक एक हफ्ता बाद राहुल घर आ गया था। उसके आने की खुशी में ईशा की फैमिली का डिनर रंजना आंटी के घर पर था। गोल्डन कलर की फ्रॉक में वो सुनहरी गुड़िया की तरह लग रही थी। बालों की चोटी बनाकर उसे कंधे पर गिराया हुआ था। सबकी तरफ से राहुल को गिफ्ट दिए गए थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं था। ना ही उसने राहुल से कोई सवाल जवाब किया था और ना ही उसका हालचाल पूछा। पहले तो उसे लगा जैसे वो उससे नाराज़ है, लेकिन वो नाराज़ नहीं थी। पहली बार उसका दिल ये सोचकर धड़क उठा कि वो उसकी तरफ से बदगुमान हो चुकी है। न जाने क्यों वो उसको देखने पर नजरें चुराती रही। खाना खाने के बाद राहुल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो काफ़ी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो कमरे में नहीं आई। जब बाहर आकर उसने ईशा के बारे में पूछा तो बताया गया कि ईशा घर चली गई है और अक्षय उसे घर छोड़ने गया है। यहीं उसे सबसे पहले कुछ गड़बड़ होने का एहसास तीव्रता से हुआ। मेहमानों के जाने के बाद अक्षय घर में दाखिल हुआ तो वो लॉन्ज में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अक्षय को सामने देख वो काफ़ी देर उसकी आंखों में देखता रहा, जिसकी आंखों में जीत का जश्न था। वो चिल्ला चिल्लाकर ये घोषणा कर रहा था कि उसने ईशा के दिल में शक की लहर पैदा कर दी है, वो लहर जो एक दूसरे से उन्हें अलग करके ख़त्म कर देगी। मेरी मंगेतर से दूर रहो अक्षय, वो तुम्हारे भाई की इज्जत है। अगर इतना ही दम है तो अपनी मंगेतर से कहो कि वो तुम्हारे भाई से दूर रहे। तुम्हारे भाई की भी अच्छी खासी इज्जत है। बात को तंज और मजाक का रंग देते हुए वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया, जबकि राहुल उसकी पीठ को घूरता रहा। कुछ गड़बड़ होने का एहसास उसे हुआ था। अगले दिन वो सुबह सवेरे ही ईशा के घर चला आया। ईशा कमरे में थी, वो सीधा उसके कमरे में गया। ईशा उसे अपने कमरे में देखकर अच्छी खासी घबराई। हल्की आवाज़ में उसे गुड मॉर्निंग किया और अपनी नज़रें दूसरी तरफ मोड़ लीं। वो नहीं चाहती थी कि राहुल यहाँ रुके। राहुल उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ लिया। क्या बात है ईशा, मुझसे नाराज़ हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। बस, सारी दूरियां ख़त्म हो गई हैं, सारे इम्तिहान टल चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मिलन की बात होगी। मैं कल ही पापा को भेजूंगा। ईशा ने उसकी बात सुनकर अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया। मैं नहीं चाहती कि आप अभी अपने माँ बाप को भेजें। मुझे अभी इस रिश्ते के बारे में कुछ और सोचने की ज़रूरत है। और वो हैरानी से ईशा के चेहरे को देखने लगा। क्या मतलब, कुछ और सोचने का? शायद मैं इस रिश्ते से थक गई हूँ, और थके हुए रिश्ते उम्र भर नहीं टिकते। और ये कहकर वो बाहर निकल गई। राहुल उसके चेहरे को देखता रह गया। वो खुद से इतनी बड़ी बात नहीं कर सकती थी। सामने खड़ा शख्स उसकी मोहब्बत था। उसे अपने करीब लाते हुए उसने बेइंतहा और भी करीब कर लिया।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा मंगेतर हूँ। इस रिश्ते से दूर होने का मतलब है कि तुम मुझसे थक जाओ, यानी अपनी मोहब्बत राहुल से। इस दिल पर सिर्फ मैं ही राज कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ईशा ने झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। आप मेरे अलावा अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए सबके बारे में सोच सकती हैं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है राहुल। उसकी बात सुनकर राहुल के तन मन में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। वो उस वक्त सिर्फ अक्षय की जुबान बोल रही थी। वो जानता था उसके दिमाग में शक फैलाने वाला उसका भाई है। उसे जोर से धकेलते हुए दीवार के साथ लगा दिया। उस वक्त राहुल के हाथ उसकी गर्दन पर थे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म तो कर सकता हूँ ईशा, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर देख वो सचमुच घबराई। सामने खड़ा शख्स जितना जुनून दिखा रहा था, उसके लिए वो असहनीय था। वो कमरे से चला गया और वो सिसकते हुए फर्श पर बैठ गई। उसे अभी भी लग रहा था कि वो शख्स उस पर अपनी मर्जी थोप रहा था, उसे कंट्रोल करता हुआ अपना बना रहा था, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो उसे किस कयामत से बचाना चाहता है। मैं अब तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगी। मैं पापा से बात करूंगी और ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करवा लूंगी। लेकिन लेकिन उससे पहले मुझे अक्षय से बात करनी चाहिए। मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे ऐसा शख्स चाहिए जो हमेशा के लिए मेरे लिए मौजूद रहे, जिसकी सारी चाहतें मुझ पर हों और जो मेरी खुशियों को नज़रअंदाज न कर पाए। न जाने कितने दिन गुजर गए थे और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। राहुल ने जोर शोर से मेहनत की उसे मनाने की, लेकिन वो हमेशा उससे नाराज रही। ना तो उसके सामने चिल्लाती, ना अपने दिल में मौजूद नाराजगी के बारे में बताती। वो सबसे पहले अक्षय से बात करना चाहती थी, उसे अपने एहसासों के बारे में बताना चाहती थी और उसके बाद ही इस मामले पर खुलकर बात करना चाहती थी। जबकि राहुल उसकी मोहब्बत के लिए तरस चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपनी नौकरी और अपने सपनों के चक्कर में वो अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठा है। उस दिन उसने हिम्मत करके रंजना आंटी के घर आना तय किया और उस दिन उसे यकीन था कि राहुल घर पर नहीं है। सीधे अक्षय के कमरे में जाते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा शायद खुला था, इसलिए उसने दोबारा दस्तक दी तो हल्का सा खुल गया। उसने झांकते हुए कमरे में देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, जबकि आंटी ने बताया था कि अक्षय कमरे में ही है। ये शक, नाराजगी और बातचीत अभी तक सिर्फ बच्चों के बीच थी। घर के बड़े इन बातों से अनजान थे और ना ही वे किसी को शक की निगाह से देखते थे। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। राहुल का डर और आने वाले पलों की बेचैनी उसे और ज़्यादा नर्वस कर रही थी। उसे राहुल से डर भी था। वो जानती थी वो कितना जुनूनी व्यक्ति है। वो एक पल में सब खत्म कर देगा। अपना मन भटकाने के लिए वो अक्षय के कमरे का जायजा लेने लगी और तभी साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर हल्की सी रोशनी चमकी और फिर मिट गई। शायद कोई नोटिफिकेशन आया था। उसने हाथ बढ़ाकर यूं ही मोबाइल उठाया और सरसरी सा नज़र डालने लगी। अक्षय शायद बाथरूम में था, क्योंकि वहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए उसे देर हो रही थी। दोस्तों के साथ चैट्स खोलते हुए वो उसकी हल्की फुल्की बातें पढ़ती रही, यहाँ तक कि दोस्तों के बने ग्रुप में जाते हुए उसकी नज़र अक्षय की भेजी गई मैसेज पर टिक गई और दिल बेइंतहा धड़क उठा। इस बार मैं अपने घर में ही एक मछली को फंसा रहा हूँ, अपने भाई को हमेशा के लिए अपनी राह से हटा रहा हूँ, उसकी मंगेतर से उसके रास्ते अलग करके। और तब तक तुम लोग मस्त रहो। उसके दिल की धड़कन तेज हुई। वो किस बारे में बात कर रहा था? वो इतनी बच्ची नहीं थी कि समझ न सकती कि ये उसी की बात हो रही है। और जैसे जैसे वो चैट्स पढ़ती गई उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया। उसके बारे में की गई बातें जो एक इज्जतदार इंसान पर शूट नहीं करती, और उसकी कुछ तस्वीरें जो वो सामान हालत में लेता था। कितना घटिया इंसान था जो अपने भाई की इज्जत लोगों के सामने गिरा रहा था। उसके हाथ जोर से कांप रहे थे और दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसकी नज़रें धुंधली होने लगीं। वो उस शख्स पर आंखें बंद करके विश्वास करने वाली थी जो कभी भरोसेमंद था ही नहीं। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें अब बंद हो गई थीं। वो जल्दी से मोबाइल रखकर पलटी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। उसने कुछ नहीं देखा। वो सीधा उसके घर से निकलकर अपने घर चली गई। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठते हुए वो जोर से रो पड़ी। एक धोखेबाज शख्स की बातों में आकर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी। एक ऐसा शख्स जो उसकी नसों में शक का जहर घोलता रहा और अब उसी जहर का इस्तेमाल करके उसे उसके मंगेतर से दूर करना चाहता था। मैं कितनी पागल थी कि अपनी मोहब्बत और अपने सबसे खूबसूरत रिश्ते को ठुकराना चाहती थी। बेइंतहाई उसने भगवान का धन्यवाद किया था कि उसने राहुल को अक्षय के बारे में कोई बात नहीं बताई थी और ना ही अक्षय से किसी बात का जिक्र किया था। काफ़ी देर तक वो जोर जोर से रोती रही, अपने पागल बनाए जाने पर, रिश्तों का विश्वास खोने पर।
और उस व्यक्ति के धोखे पर। शाम को राहुल उसके घर आया तो वो सीधे ईशा के कमरे में चला आया। आज पूरा दिन उसने ईशा को नहीं देखा था। उसकी बेवजह की जिद और गुस्से के बावजूद वो हर दिन उसे देखने आ जाता था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया और ईशा सामने बिस्तर पर लेटी थी, जैसे उसके आने का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जान, आज कमरे में क्यों लेटी हो? वो उसकी आदतों से अच्छी तरह परिचित था। ईशा को लोगों के बीच रहना बहुत पसंद था, जबकि उस वक्त वो अकेली लेटी थी। उसके ऐसे पूछने पर ईशा जल्दी से उठी और उसकी ओर भागी और उसके सीने से चिपट गई। बस एक पल लगा और सामने वाला शख्स एकदम हवा हो गया। इतना गहरा एहसास जो उसे अंदर तक झकझोर रहा था। उसकी मोहब्बत इतने सालों बाद उसके सीने से लगी रो रही थी और वो बस उसे अपने में समेटते हुए देख रहा था। भगवान का दिया हुआ कोई बहुमूल्य उपहार था कि वो लड़की उसकी बाहों में थी। क्या बात है जान, कोई परेशानी है? राहुल ने उसके मासूम चेहरे को उठाकर अपने सामने कर लिया, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मुझे आपसे दूर नहीं रहना, मुझे आपको खोना नहीं है राहुल। मैं आपके बिना कुछ नहीं, मेरा वजूद, मेरा नामो निशान कुछ भी नहीं। आपसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगी। मुझे खुद से दूर मत करना। इस खूबसूरत इकरार पर वो खिल उठा। इतने दिनों बाद उसके मुंह से उसने इतनी प्यारी बात सुनी थी। नरमी से झुकते हुए उसने उसके माथे पर होंठ रख दिए। राहुल भी अपनी मोहब्बत के बिना कुछ नहीं। मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ मेरी जान के नाम। आज के बाद मुझे इन खूबसूरत आंखों में सिर्फ और सिर्फ चमक चाहिए, मोहब्बत की चमक, ना कि आंसुओं की धुंधलाहट। वो पूछ नहीं पाया कि वो इतनी जोर से क्यों रो रही है। शायद उसने खोने के एहसास को करीब से महसूस किया था। शायद बस एक पल का था और उसने इतना कीमती रिश्ता गंवा दिया था, जो रिश्ता उसके लिए पूरी कायनात बन चुका था। उसे अपने आप में समेटते हुए उसका ध्यान भटकाया। हल्की फुल्की सरगोशियाँ और शरारतें करते हुए वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था, जबकि वो सच में उसके सीने से लगी मुस्कुरा रही थी। सारी रंजिशें, नाराज़गी सिर्फ एक पल में ख़त्म हो गई थी। ये भगवान की कृपा ही थी कि भगवान ने अक्षय की असलियत उसके सामने ला दी और उसके इतने खूबसूरत रिश्ते को बचा लिया। कुछ रिश्ते हमारे करीब होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमें शक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना बेहतर होता है। वे रिश्ते जो पति पत्नी में दरार पैदा करें, भगवान भी उन्हें नापसंद करता है और ऐसे रिश्तों से दूर रहने में ही भलाई है। फिर चाहे वो रिश्ते आपके कितने भी अपने क्यों ना हों। भीगे हुए पलकों में सहेजा हुआ सुकून अब धीरे धीरे ईशा की जिंदगी में उतरने लगा था। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया था और अब उस सीख का सबसे खूबसूरत इनाम सामने था। राहुल के साथ उसका नया जीवन। शादी वाले दिन पूरे घर में रौनक थी। हर कोना फूलों की खुशबू और खुशियों की आवाज़ों से महक रहा था। राहुल हल्की सुनहरी शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसकी आंखों में एक ही नाम चमक रहा था, ईशा। ईशा भी लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर भी वही सुकून था जो किसी सच्ची मोहब्बत को की पहचान होता है। राहुल मंडप में खड़ा था और जैसे ही ईशा ने उसके सामने आकर बिठाया गया, उसकी आंखें नम हो गईं। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपनी दुनिया बना रहा हूँ, राहुल ने धीमे से कहा। ईशा की आंखों में एक चमक उभरी और उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उधर अक्षय शादी के मंडप से दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ एक लड़की का भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने भाई के प्यार को भी छलनी करने की कोशिश की। वो सोचने लगा, जिस लड़की की आंखों में कभी मेरे लिए तारीफें होती थीं, आज वही आंखें किसी और के लिए चमक रही हैं। उस पल उसे समझ आया कि विश्वास तो एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुमकिन नहीं। विवाह की रस्में चल रही थीं। सप्तपदी के हर फेरे के साथ राहुल और ईशा एक दूसरे से वादे कर रहे थे, साथ निभाने के, विश्वास बनाए रखने के और हर परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनने के। अक्षय दूर से देखता रहा और उसकी आंखों में पछतावे की आग जलती रही। शादी पूरी होने के बाद अक्षय ने चुपचाप एक कोने में खड़े होकर राहुल को देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे उसे दिल से दुआ दे रहा हो, और फिर बिना किसी से कुछ कहे वापस मुड़ गया। उसे अब बस एक ही चीज़ चाहिए थी, अपने किए पर सच्चे दिल से पछताना और कभी किसी रिश्ते को न तोड़ने का वादा। राहुल और ईशा एक नए सफ़र पर थे, जहाँ भरोसे की नींव थी, मोहब्बत की छाँव थी और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ था। ईशा ने भी सीखा था कि सच्चा प्यार वही है जो डर से नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं, सम्मान और समझदारी से बंधा हो, और राहुल हमेशा से ही ऐसा था, ईशा के लिए सच्चा और वफादार। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।